हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलीशा परवीन। आज हम देखेंगे एक और न्यू चैप्टर अकाउंट्स के, जो कि हमारा है व्यावसायिक सौदों का लेखांकन, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो चलिए हम इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। तो लेखांकन समीकरण लेखांकन का एक सूत्र है जो ये प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की संपत्ति जितने हमारे एसेट है सदैव उसकी पूंजी व दायित्व के बराबर होते हैं, मतलब कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होते हैं। तो चलिए इसको और अच्छी डिटेल में जानने के लिए हम देखते हैं थ्योरी। तो यहाँ पे हमारा लेखांकन समीकरण का अर्थ बताया है। लेखांकन समीकरण से तात्पर्य किसी व्यापारिक या गैर व्यापारिक संस्था की कुल संपत्ति जितनी एसेट है उसका योग उनके दायित्व के योग के बराबर होने से है। अगर हमारा संपत्ति 50,000 का है किसी बिजनेस का, तो उसका दायित्व मतलब लाइबिलिटी भी 50,000 का ही होगा बोल रहा है। आगे बोलता है अर्थात उनके पास जितनी संपत्तियां होती है उतने ही उनके दायित्व भी होते हैं। इस बात को जब हम निम्न अनुसार प्रकट करते हैं तो ये समीकरण की उत्पत्ति हो जाती है। तो यही समीकरण लेखांकन समीकरण कहलाता है। मतलब हमारा इसमें बोलना क्या चाह रहा है, जितना एसेट है उतना ही उसकी लाइबिलिटी होगी। तो एक बिजनेस के लिए इसकी कैपिटल भी लाइबिलिटी ही होती है। तो जितना हमारा एसेट है उसके बराबर ही उसकी लाइबिलिटी और प्लस हमारा कैपिटल भी होगा बोल रहा है। अब देखिए हमारा संपत्ति और दायित्व में क्या क्या चीज आती है वो हम देखते हैं। तो ये हमने पहले भी देख चुका है, जैसे कि हमारे एसेट में हाथ में रोकर देनदार प्राप्य किसी तरीके का स्टॉक है तो वो फर्नीचर, मशीन, विनियोग, इन्वेस्टमेंट, भवन, ख्याति, गुडविल, उपार्जित आय और पूर्वदत्त व्यय, ये सारी चीजें हमारी एसेट होती है। उसी प्रकार हम देखते हैं हमारी लाइबिलिटी दायित्व क्या होती है। हमारे लाइबिलिटी में लेनदार, देय विपत्र, बिल्स पेबल, बैंक अधिविकरण, बैंक ऋण, अदत्त व्यय, अनुपार्जित आय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें ऐसी है जो लाइबिलिटी से होती है। और हमारे कैपिटल में तो ओनली कैपिटल ही रहता है। हमारा कैपिटल पूंजी में तो हमारा केवल कैपिटल रहता है। तो हमें ये पता चल गया हमारे बिजनेस के लिए एसेट और लाइबिलिटी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें मेन क्या क्या कॉलम होते हैं। तो हमारी संपत्ति और यहाँ पे इक्वल होकर दायित्व प्लस पूंजी हो जाएगा। इसका फॉर्मेट तो आपने पहले भी देख चुका है, लेखांकन समीकरण। यहाँ पे क्रमांक नंबर हो जाएगा और जो भी हमारा लेन देन होगा वो इस साइड लिखाएगा और बीच में हमारा इक्वल रहेगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सुशांत ने 40,000 नगद व 10,000 का फर्नीचर लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। तो हमारे बिजनेस के पास क्या आ गया, 40,000 का कैश और 10,000 का फर्नीचर। तो हमने यहाँ पे फर्नीचर वाले कॉलम में 10,000 लिख दिया। तो जितना हमारा कैश और फर्नीचर है दोनों संपत्ति है, तो जितना हमारा संपत्ति है उसके बराबर हमारा कैपिटल होगा। तो बिजनेस स्टार्ट करा पूंजी लगाकर, तो हमारा कैपिटल कितना का हो गया, 50,000। तो हमारा इक्वेशन देखिए बन चुका है, 40,000 का कैश, 10,000 का फर्नीचर और बराबर में हमारा 50,000 का पूंजी। और इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, जैसे कि माल, देनदार, लेनदार, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसलिए हमने यहाँ इसको 0 ही लिखा है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल नगद क्रय किया। तो नगद क्रय करते हैं तो हम सामने वाले को कैश पेमेंट करते हैं। 5,000 का तो हमारे पास से कैश गया होगा तो 35,000 बना। तो 5,000 का हम कैश पेमेंट कर रहे हैं तो उतना का तो हमारे पास स्टॉक भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए माल के साइड में हमने 5,000 रुपए का स्टॉक में माल में लिखा है। तो यहाँ हमारा 35,000 रुपए का कैश, 5,000 का अब उसके बदले में स्टॉक दिख रहा है और 10,000 का फर्नीचर। तो यहाँ हमारा 35, 5, 40, 10, 50 और उतना ही का हमारा यहाँ पे है कैपिटल। इससे हमारा ये भी साबित होता है कि जब हमारे एक संपत्ति में कमी आती है तो उससे दूसरी संपत्ति में वृद्धि होती है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल उधार क्रय किया। तो हम उधार माल खरीदेंगे तो हमारे पास तो स्टॉक आएगा ही, पैसा तो गया नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेनदार दायित्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2500 का हमने माल उधार खरीदा है तो स्टॉक बढ़ गया, 7500 अब हो गया है। और यहाँ पे हमने कैश में पेमेंट किया नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा है। 35,000 का 35,000 पुराना लिखा है और 10,000 का फर्नीचर पहले से था ही। और यहाँ पे हमारे इक्वल करके 2500 रुपये के दायित्व में लेनदार उत्पन्न हो जाएंगे। हमने यहाँ पे इसका माल उधार क्रय किया 2500 रुपये, नया समीकरण हमें पता चल चुका है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट, माल नगद बेचा 2,000 रुपये, माल उधार बेचा 2500 रुपये। तो 2,000 का हम माल बेच रहे पहले, तो हमारे 2,000 रुपये हमारे पास से कैश आ जाएगा और हमारे पास से क्या आ जाएगा, स्टॉक। अब यहाँ पे माल उधार जब हम बेचेंगे तो 2500 रुपये का हमारे पास से स्टॉक तो जाएगा, लेकिन हमारे पास उधार बेच रहे हैं तो माल तो पैसा तो हमारे पास आया नहीं है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, देनदार डेटर्स उत्पन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माल नगद बेचा 2,000 रुपये का, तो हमारा 2,000 से कैसा आया। अब यहाँ पे हमारा माल उधार बेचा 2500 रुपये का, तो उधार हम बेच रहे हैं तो हमारे ये एसेट के साइड में 2500 के देनदार उत्पन्न हो गए। अब दोनों को मिला के 2,000 और 2500 दोनों का, तो हमने तो अपना स्टॉक बेचा ही है, तो दोनों का मिला के 4500 रुपये स्टॉक से कम हो जाएगा। तो हमारा नया समीकरण, न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, 37,000 का कैश, 3,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक बचा है, 10,000 का फर्नीचर और 2500 के डेटर्स देनदार हो गए। इक्वल में हमारा 2500 के लेनदार जो पहले से थे और 50,000 का पूंजी दिख रहा है। तो जितने हमारी संपत्ति है उतने ही हमारे दायित्व दिख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, कमीशन से प्राप्त हुए 1,000 रुपये।
तो हमारा 1,000 का कमीशन मिल रहा है, तो हमारे हाथ में क्या आया, कैश आया। तो कैश के रूप में हमारा 1,000 बढ़ गया। अब वो 37,000 से 1,000 प्लस हुआ तो 38,000 हो गया। अब हमारा कमीशन एक तरीके का इनकम हो गया। तो इनकम की वजह से, आपका आय की वजह से या प्रॉफिट की वजह से पूंजी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट वो 50,000 में 1,000 जाके जुड़ जाएगा, तो 51,000 हो गया। तो अब यहाँ पर भी हमारा जितना संपत्ति उतने में दायित्व दिख रहा है। नेक्स्ट है, मुनीम को वेतन के दिए 600 रुपये। तो हम वेतन का दे रहे हैं, सैलरी किसी को दे रहे हैं, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया। तो 600 रुपये कैश गया और वहीं पे हमारा 600 रुपये से पूंजी भी कम हो जाएगा। तो नया इक्वेशन हमारा 37,400 रुपये कैश में, 3,000 हमारा माल में या स्टॉक में, 10,000 के फर्नीचर, 2500 की डेटस, और यहाँ पे हमारा दायित्व साइड में 2500 की लेनदार और 50,400 की पूंजी है। लास्ट हमारा है फर्नीचर पर हराज डेप्रीशिएशन 10% है। तो हमारा इसमें तो कैश में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्टॉक में भी नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा फर्नीचर में, क्योंकि डेप्रीशिएशन लग रहा है। तो 10,000 का 10% निकालेंगे, 1,000 डेप्रीशिएशन हुआ। अब फर्नीचर का वैल्यू हो गया है 9,000 रुपये। अब ये वैसे ही हमारा यहाँ पे 1,000 से डेप्रीशिएशन लगा है, तो यहाँ संपत्ति का वैल्यू घटा, तो यहाँ पे हमारा पूंजी में भी माइनस हो जाएगा। तो नया समीकरण हमारा क्या हो गया, 37,400 का कैश, 3,000 रुपये का स्टॉक, 9,000 की फर्नीचर, 2500 के देनदार और 2500 के लेनदार, और हमारा 49,400 रुपये का पूंजी। अब हमें यहाँ पे स्थिति विवरण चिट्ठा भी बनाने बोला था, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। तो दायित्व प्लस पूंजी, रकम, संपत्ति, रकम। तो सबसे पहले हमारा कैश में कितना है, हम लास्ट वाले देखेंगे। तो 37,400 रुपये कैश है, 3,000 रुपये का स्टॉक बचा हुआ है, देनदार हमारे है 2500 रुपये के, और हमारा इस फर्नीचर है 9,000 रुपये का। वैसे ही हमारा दायित्व साइड में आएंगे, तो दायित्व में हमें हमारा है 2500 रुपये के लेनदार और 49,400 की पूंजी। दोनों साइड हमारा इक्वल आ चुका है, जितने संपत्ति होती है और जितने दायित्व होते हैं वो इक्वल है, यहाँ पे साबित होता है।